जब हमने ये वीडियो देखा कि ये वीडियो सामने आया, क्या इसके पीछे कोई बड़ा एंगल हो सकता है? इस 5 कैपिटल्स का नाम था लंदन, अबू धाबी और दुबई। 3 कंट्री थी मस्कट, चौथी थी सिंगापुर, 5वीं थी बीजिंग। क्या लग रहा है कि इसका एंगल कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो छुप रहा है या फिर कुछ ऐसा है जो सामने आने वाला है? राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो चुकी है। जैसे ही पांचों राज्यों के नतीजे सामने आए उससे पहले जो है एक ओमान का वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें राहुल गांधी जो है अपना चेहरा छुपाते हुए सामने आए हैं। अब इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसी खास मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है हरि शरण देवगन जी। किस तरह इस पूरी रूपरेखा को आप देख रहे हैं? रूपरेखा में देखने जैसा कुछ बचा नहीं। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करो तो हर बच्चे को, हर बच्चा, बूढ़ा बड़ा छोटा, सही गलत, सबको अपने रिजल्ट्स का इंतजार होता है। जब भी कोई एग्जाम होता है या वो हॉस्पिटल में है या इमरजेंसी में है, इलाज है, पढ़ाई है या किसी प्रकार की शादी ब्याह, जीवन मृत्यु, हर एंगल में एक हर बूढ़ा बच्चा इंतजार करता है रिजल्ट का। पर राहुल गांधी एक ऐसे हैं जो उस समय बाहर गए जब वेस्ट बंगाल की काउंटिंग के रिजल्ट्स आने थे। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट्स के समय पे उनको उस रिजल्ट्स पे फोकस नहीं थे और 3-4 मई को उन्होंने ओमान और मस्कट की यात्रा तय करी। मतलब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो उनको पता था कि उनका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है, या तो उनको पता था कि उनका रिजल्ट 0 है। तो ऐसे एक तो ऐसा बच्चा बाहर जाता है जिसको अपना पता होता है कि मेरा रिजल्ट वैसे ही बुरा है। दूसरा एक ऐसा बच्चा बाहर जाता है जिसको अपने एग्जाम्स की और अपनी जिम्मेदारियों की परवाह होती ही नहीं। तो ऐसा आदमी मस्कट जाता है और मस्कट भी उस समय पे, मस्कट भी वहां जाने, मतलब मस्कट ना तो कोई यूरोप है, ना कोई ठंडी जगह है, ना कोई वो टूरिस्ट जगह है, ना कोई टूरिस्ट प्लेस है। राहुल गांधी मस्कट गए तो किसी डिप्लोमेट यात्रा के तहत गए, कोई डिप्लोमेसी ट्रेवल था या कोई गठबंधन था या किसी प्रकार का भी कोई सीनियर ऑफिशियल्स के साथ नहीं गए। अगर आप उनको ध्यान से देखें तो कोई ऐसे सीनियर ऑफिशियल, कोई प्लान ट्रैवल नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, कोई अचीवमेंट नहीं थी, कोई एग्जीक्यूशन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, ना कोई पेट्रियटिज्म था इस ट्रैवल के अंदर। लेकिन अगर ओमान गए और चलो ठीक है, हम मानते हैं वो ओमान चले भी गए, कैफे फराह में बैठते हैं, अजायबा बीच फ्रंट क्षेत्र में देखे गए हैं जो बेसिकली मस्कट में, जहां उनके फोटोज वायरल हुए। ऐसा भी नहीं कि वो टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे लोग घूमने आए हैं और इतनी मिडिल ईस्ट की इतनी तनाशनी, इतनी तनातनी के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, इतनी इतनी वॉर सिचुएशन के अंदर कोई टूरिस्ट वैसे भी जाके राजी नहीं है। वहां उनके इस कैफे में उनके फोटोज वायरल हुए। जब और ज्यादा अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जगह टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये बेसिकली डिप्लोमेट्स टूगेदरेशन का स्पॉट है। यहाँ पे सारे काउंसलेट्स यहाँ पे हैं, चाइना का काउंसलेट यहाँ पे है, पाकिस्तान का काउंसलेट वहाँ पे, हिंदुस्तान की एम्बेसी वहाँ पे, काउंसलेट की जगह है। तो यहाँ पे ऐसे आउट ऑफ द वे कौन सा ट्रेवल करने गए हैं, वो कौन सा टूरिज्म एग्जीक्यूट करने गए हैं, या वो कोई इंस्ट्रक्शन लेने गए हैं। अब इंस्ट्रक्टिव ट्रेवल है या वो टूरिज्म ट्रेवल है, इसका तो आप, मेरे ख्याल से आपको शायद ये इंटरव्यू राहुल गांधी के साथ ही करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो हमारी समझ है, जो हमारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, अगर हम डेट्स की बात करते हैं तो ये उस समय वहां गए जहां पे ममता बनर्जी का यहां से एग्जाइल स्टार्ट हो रहा है, उनका बाहर जाने का रास्ता तय हो रहा है, एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक नक्शा बदला जा रहा है, एक इतिहास लिखा जा रहा है। ऐसे टाइम पे एक वरिष्ठ, एक सीनियर लेवल की पार्टी का एक अध्यक्ष, एक प्रमुख, एक चेयरमैन, एक लीडर, कांग्रेस पार्टी का एक लीडर, एक अचानक ही इस मेन रणनीति को छोड़ के, इस राजनीति के युद्ध को छोड़ के वो वहां पे ओमान गया टूरिज्म के लिए या इंस्ट्रक्टिव के लिए। आई थिंक यू नीड टू कनेक्ट इट वेरी प्रॉपर्ली। और कमाल की बात यह है कि जिस कैफे की मैं बात कर रहा हूं, जिस कैफे में जहां को देखा गया वो अल जमल हॉस्पिटल एलएलसी के लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। अल जमन हॉस्पिटैलिटी एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के चलाती है उसको। और ये भी बात नहीं, ये जमान ग्रुप की हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। और जमान ग्रुप जो है ये मोहम्मद कसरू जमान के बेटे खालिद मोहम्मद जमान चलाते हैं। थोड़ा समझने वाली बात यह भी है कि खालिद मोहम्मद जमान कौन है। खालिद मोहम्मद जमान मतलब एक ही परिवार के लोग चलाते हैं इसको। खालिद जमान ब्लू 5 कैपिटल के मेंबर हैं।
अच्छा, ब्लू 5 कैपिटल का मतलब है कि पांच देशों से मिलके ये कैपिटल, ये वेंचर कैपिटल कंपनी है जो लोगों की कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। और ये ब्लू 5 कैपिटल 2024 और 25 में लॉन्च हुई थी। इस 5 कैपिटल्स का नाम था लंदन, अबू धाबी और दुबई। तीसरी कंट्री थी मस्कट, चौथी थी सिंगापुर और पांचवी थी बीजिंग। अब पांचवी कौन सी थी? चाइना, मतलब चाइना बीजिंग। 5 कंट्रियों को मिला के ये 5 ब्लू कैपिटल, मतलब अपने आप को 5 ब्लू कैपिटल कहलाने वाली कंपनी जो 24-25 का जिसमें गठन हुआ, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, मतलब जो इनका इंटरफेस है वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का है। अच्छा, यहां बात खत्म नहीं होती है। जो 5वीं कंपनी का मैंने नाम लिया, 5वीं कंट्री का ब्लू 5 के अंदर, वो बीजिंग से आता है। बीजिंग का मेंबर कौन है इसका? अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। बीजिंग का मेंबर है इसका फैंग फैंगली। जो फैंग फैंगली है वो बीजिंग से इसका प्रत्याशी है, मतलब बीजिंग का मेंबर फैंग फैंगली है। और फैंग फैंगली के बारे में कहा जाता है कि एक अनुभवी चाइनीज इन्वेस्टमेंट बैंकर है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट बैंकर एक इंटरफेस या एक फ्रंट हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको और थोड़ा गहराई में जाते हैं तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होपू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के फाउंडर रह चुका है, ये फाउंडर मैनेजमेंट रह चुके हैं। और जो चीन के प्रमुख प्राइवेट इक्विटी फर्म में भी पहले ये गोल्डमैन सैच के टॉपर रहे हैं। गोल्डमैन सैच एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट था। और वहां की बात भी अगर हम बात करते हैं, ये पीएलए, मतलब हम बात करते हैं पीपल लिबर्टी आर्मी, पीएलए के अधिकारी का बेटा बताया जाता है। तो इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हाई लेवल कनेक्शंस भी हैं इस ब्लू आई इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर। जो हम बात करते हैं ब्लू 5 कैपिटल, जो ब्लू 5 कैपिटल है, इसमें बीजिंग का कनेक्शन, बीजिंग से फैंग फैंगली का कनेक्शन, फैंग फैंगली का कनेक्शन होप इन्वेस्टमेंट बैंकर से कनेक्शन, फिर इसका गोल्डमैन साहू के साथ में टॉप ऑफिशियल में बैठे हुए कनेक्शन। उसके बाद में फैंग फैंगली जो है वो पीपल लिबरेशन आर्ट जो पीएलए अधिकारी हैं उनके बेटे बताए जाते हैं। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हाई लेवल के ताल्लुकात भी ये रखते हैं। तो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो इन्होंने मस्कट में करी? मस्कट में उसी एरिया में करी, उसी एरिया में जिस कैफे में ये गए उसका ताल्लुक खालिद मोहम्मद जमान के साथ था। जमान ग्रुप के साथ अगर बात करते हैं तो ब्लू 5 के साथ कनेक्शन जुड़ता है। ब्लू 5 के साथ कनेक्शन जुड़ता है तो बीजिंग बीच में आता है, बीजिंग बीच में आता है तो फैंग फैंगली बीच में आता है। फैंग फैंगली जो चाइना के टॉप पोजीशनड कनेक्शंस के लोगों में से एक आते हैं। तो इसका अगर आप थोड़ा सा गहराई से इसको आप रेकी करें या इसको इन्वेस्टिगेट करें या डॉट्स जोड़ें अगर आप इसको, तो ये थोड़ा सा बहुत सेंसेबल नहीं लगता। टाइमिंग ऐसी, 3-4 तारीख की बात हम करते हैं, 3-4 मई, दुनिया टकटकी लगा के बैठी है। जो छोटी से छोटी पार्टी भी अपनी पार्टी की तरफ देख रही है, लेकिन अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ के ये अगर ओमान गए। अच्छा सर, ये बताइए, जब हमने वीडियो देखा कि ये वीडियो सामने आया, क्या इसके पीछे कोई बड़ा एंगल हो सकता है? क्या जो राहुल गांधी का ये सीक्रेट टूर, हम इसे कहेंगे, ये सीक्रेट टूर है साफ तौर पे, क्योंकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, कुछ ऐसा बताया भी नहीं उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से कि हाँ ये चीज है और हम यहाँ जाएंगे। अब नतीजों के बीच में इस तरह का सामने एक वीडियो आता है, दिखता है कि ये जा रहे हैं और मुंह छुपाते हुए जो है इनका एक वीडियो काफी सामने आ रहा है। क्या लग रहा है कि इसका एंगल कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो छुप रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो सामने आने वाला है? बिल्कुल, अगर आप नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, अगर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात करें, तो निकोबार में ये फोटोग्राफी कर रहे हैं। और निकोबार में ये फोटोग्राफी करते हुए एक एजेंडा बोलते हैं कि ये इन्वायरमेंट के और जंगल्स के इतने बड़े प्रोटेक्टर बन के सामने आए हैं, कि जंगल देवता बन के सामने आए हैं। तो जंगल देवता की जो छवि इन्होंने दिखाई फोटोग्राफ निकाल के, फिर उन्होंने बोला कि ये एक चाल है और जो ये जंगल के पेड़ काटे गए हैं। ये हम बात करते हैं रेवंता रेड्डी के स्टेट की, हम बात करते हैं तेलंगाना की, जहां कांग्रेस आज भी स्थिर है। वहां पे 400 एकड़ का जंगल काटने की बात करी। 400 एकड़ का जंगल जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे, टाउन एंड प्लानिंग कमीशन के डेवलपमेंट के नाम पे, स्टेट की तरक्की के नाम पे, रेवेन्यू जनरेशन के नाम पे, जीडीपी के नाम पे इन्होंने वो जंगल काटने की बात करी। 400 एकड़ जो होता है ये बहुत बड़ा सर्कल होता है, बहुत बड़ा एरिया डायमेंशन बहुत बड़ा होता है 400 एकड़ का जंगल काटना। तब इनका ये जंगल प्रेम जागृत नहीं हुआ, तब ये जंगल देवता नहीं बन पाए, तब ये जंगल को प्रोटेक्ट करने वाले मसीहा नहीं बन पाए। आज निकोबार में ये गए और फोटोज खींच के ये बताते हैं कि ये साजिश है। निकोबार
एक वो जगह है जो मलक्सा स्ट्रेट को हैंडल करता है। निकोबार में आज भी हमारे पास हमारी इंडियन आर्मी वहां पे तैनात है, आज भी हम लोग वहां पे डेवलपमेंट है। ये टापू हमारे पास गॉड गिफ्टेड है, मतलब हर कंट्री को, हर देश को अधिकार है अपने देश की सुरक्षा करने का। और अगर हम बात करते हैं अपने देश की सुरक्षा की, तो जो निकोबार है, जो ये फोटोग्राफी करके इसको प्रोपोगेंडा के तहत इसको लॉक करना चाहते हैं, तो ये भूल रहे हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन लेकर आए और कौन सा इंस्ट्रक्शन लेने गए। तो सर क्या ये भी तो हो सकता है ना कि क्या पता वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स को जो है अपने कैमरे में कैद करना चाहते हो, क्या पता उनको उस चीजों पे लगा हो कि हाँ हमें आगे चल के इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना हो। ये भी तो हो सकता है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि इन चीजों पे भी कुछ ना कुछ ऐसा एंगल जो है सामने नजर आ सकता है? नहीं, इसमें जो एक सीधी बात समझने वाली बात ये, जो आज के हालात हैं, अगर आज अमेरिका और ईरान की हम बात करते हैं, तो ईरान क्यों आज अमेरिका जैसे बड़े देश के साथ में आज क्यों सींग से सींग भिड़ाए बैठा है? अगर आज अमेरिका क्यों अपने घुटनों के बल आस्ते आस्ते आता जा रहा है? आज क्यों अमेरिका अपना ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट है? आज खुद अमेरिका शांति दूत बन गया है। आज क्यों अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी कंट्रीज ईरान को घुटनों पे नहीं ला पा रही? बताइए क्यों? उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अगर ईरान के पास नहीं होता तो आज ईरान धुआं धुआं होता। ईरान को पूरे वर्ल्ड के नक्शे से ईरान गायब हो जाता अगर आज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं होता। ऐसा ही हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो जो मलाकासा स्ट्रेट है, जो हमारे निकोबार के साथ लगता है, उसमें 80% तेल, 80% ऑयल मलाकासा स्ट्रेट से गुजरता हुआ चाइना जाता है। वो शॉर्टेस्ट रास्ता है। 30% उसका जो बिजनेस है चाइना का, वो मलाकासा स्ट्रेट से चलता है। अगर निकोबार के अंदर अगर आर्मी, इंडियन आर्मी और जो उसकी एलओसी, उसका प्रोटेक्शन सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और इंडियन आर्मी का बेस स्ट्रांग होता है, उसके आर्म्स एम्युनिशन, उसके प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज अगर स्ट्रांग हो जाते हैं, और अगर पैट्रियटिज्म और नेशन सिक्योरिटी के हित में अगर निकोबार को डेवलप किया जाता है, उसको फोर्ट बनाया जाता है, या उसकी किलाबंदी की जाती है, या उस बॉर्डर को बहुत स्ट्रांग किया जाता है, तो चाइना जो हर बार लगातार जो आंख दिखाता है, वो आंख दिखाना वो बंद कर देगा। इस बात का चाइना को डर है। अगर मलाकासा स्ट्रेट इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है, और मलाकासा स्ट्रेट के पानी पे अगर हिंदुस्तान की आर्मी का अधिकार है, तो चाइना की जो लॉजिस्टिक है, जो सी लॉजिस्टिक है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अगर मलाकासा स्ट्रेट नहीं है तो उसको बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता है चाइना को, और जो लंबा चक्कर है वो टाइम खराब करता है, पैसे खराब करता है, इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव हो जाता है, लॉजिस्टिक एक्सपेंसिव होता है, ह्यूमन एक्सपेंसिव होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो जो चीज चाइना को 100 रुपए की, 100 रुपए की पड़ती थी, वो सीधा 500 रुपए की पड़ेगी। तो इतना बड़ा नुकसान चाइना नहीं ले सकता। इस बात के लिए चाइना की भी नींदें हराम है। और जब इसकी ग्लोबल पोजीशनिंग अगर आप ध्यान से देखें मलाकासा स्ट्रेट को, इस पोजीशन को हम जनरली अगर आप ग्लोबली देखते हैं, इसका सी रेट देखते हैं, तो जैसे ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, जिसकी बदौलत वो अमेरिका जैसी कंट्री को भी आंख दिखा पाया, हिंदुस्तान के लिए भी मलाकासा स्ट्रेट बिल्कुल ही वही रोल अदा करता है जो ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अमेरिका के लिए अदा करता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसके लिए वो चाहते हैं, ये मतलब जो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि निकोबार में कोई पेड़ ना कटे, कोई डेवलपमेंट ना हो, जंगल बना रहे, वहां पे कोई आर्मी डिप्लॉय ना हो, वहां आर्मी की स्ट्रेंथ ना बढ़े, नेवल बेस ना बने। तो नेवल बेस ना बनने के चक्कर में, आर्मी स्ट्रेंथ ना बढ़ाने के चक्कर में, इंडियन आर्मी को इंडिया को मोर प्रोटेक्टिव सेगमेंट में ना लाने के चक्कर में, आई थिंक, और ये हमेशा से कहा है कि हम ढाई घर मार करते हैं, हमारे को बाहर के लोगों से उतना खतरा नहीं है, बाहर वालों को तो हम देख ही लेंगे। इतनी तो हमारा इतिहास भी कहता है और आज के लोग भी कहते हैं। कमाल की बात है, हमारा जेनजी भी हमारे इस मामले में हमारे साथ है। जेनजी किस मामले में हमारे साथ हो या ना हो, पर हिंदुस्तान की बात आती है तो सारा जेनजी एक झुंगड़ बनाता है और हमला करने की बात करता है। ये वही जेनजी है जो अपने में मस्त है, लेकिन हिंदुस्तान की बात आते ही जेनजी कूद पड़ता है। भले वो डिजिटली कूदता है या वो आग बबूला होता है, लेकिन वो कूद पड़ता है। जेनजी भी हिंदुस्तान के ऊपर प्रहार करता हुआ नहीं देख पाता अपने आप को। जेनजी जैसा भी हो, लेकिन वो हिंदुस्तानी है, उसको पता है वो हिंदुस्तानी है, और उसको पता है कि मुझे रेसिप्रोकेट करना है, मुझे ऐसी बातों के लिए अपने हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करना है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का रेप्लिका है मलाकासा स्ट्रेट,
और मलाकासा स्ट्रेट जो है वो सिर्फ तभी हैंडल हो सकता है अगर निकोबार में हमारी आर्मी स्ट्रेंथन हो। और बात करते हैं जंगल की, तो एनजीटी ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी है कि अगर 100 पेड़ कटेंगे तो 500 पेड़ लगेंगे, तो 100 पेड़ कटेंगे। तो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का भी क्लियरेंस है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल सेगमेंट का भी क्लियरेंस है। इंडिया देश के डेवलपमेंट सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 100 पेड़ों की कुर्बानी अगर देते हैं तो ऊपर से 500 पेड़ लगाते हैं तो बात फिर बराबर हो जाती है। और अगर राहुल गांधी की, अगर फिर हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तब वो कहां गए जब मैंग्रोव्स कटने आए थे, जब समुद्र किनारे मैंग्रोव्स काट काट के बिल्डर्स को प्लॉट बेचे तेलंगाना ने, तब वो कहां थे। मैंग्रोव्स वो जगह है जहां पे बाढ़ का पानी रोकती है, स्टॉर्म रोकती है। जब समुद्र में जब बाढ़ आती है तो उस बाढ़ के पानी को रोकने के लिए मैंग्रोव्स होते हैं। उस मैंग्रोव्स को काट के सुखा के वो प्लॉट बिल्डर्स को बेचा गया। तेलंगाना ने वो काम किया, लेकिन तब वो मसीहा नहीं बन पाए। आज वो निकोबार में फोटो खींच खींच के अपना प्रोपेगेंडा जताते हैं। तो आई थिंक इट इज वेरी रॉड, इट इज वेरी वेरी रॉन्ग। और आई थिंक मैं अपनी बात कह पाया, क्लियर कर पाया कि ये 3 मई और 4 मई को जो उनकी यात्रा थी वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टिव लेने के लिए थी या इंस्ट्रक्शन सुनने की थी। तो आज वो इंस्ट्रक्टिव को देखते हुए आज निकोबार पे हावी हो गई, कोई ना कोई एजेंडा होना ही है। और इनकी सीक्रेट यात्रा ना कभी बंद हुई है और ना ही आगे कभी बंद होंगी। कई साल पहले, जो मैंने कई बार बोला है, इन्होंने एक बहुत ही क्लोज डोर एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ में। चाइना के जो वामपंथी दल है उनके साथ साइन किया, जिसके बारे में आज भी हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के लोगों को कुछ नहीं पता। तो देखेंगे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है, फोटो कहीं ना कहीं साझा किया जा रहा है, क्या राहुल गांधी सीक्रेट टूर पर थे या इसके पीछे कोई बड़ा एंगल है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक देखते रहिए न्यूज अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होगी।